नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने प्रवासन और हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का लोकार्पण करेंगी। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में 6,000 से अधिक अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा की। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भारत में हल्की बारिश होने की संभावना व्यक्त की। और तीसरे खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में शुरू। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज प्रवासन, गतिशीलता, भागीदारी और हरित हाइड्रोजन कार्यबल से संबंधित समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच सिडनी में हुई द्विपक्षीय बैठक के बाद इन सहमति पत्रों का आदान प्रदान हुआ। बैठक के बाद एक संयुक्त प्रेस बयान में प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध परस्पर विश्वास पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि श्री अल्बनीज के साथ दोनों देशों के बीच सामरिक सहयोग मजबूत करने पर सकारात्मक बातचीत हुई। श्री मोदी ने कहा कि बातचीत में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापक नीतिगत भागीदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर विचार विमर्श हुआ। श्री मोदी ने इस वर्ष क्रिकेट विश्व कप के लिए प्रधानमंत्री अल्बनीज को भारत आने का निमंत्रण दिया। इस साल भारत में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए मैं प्रधानमंत्री और सभी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट फैंस को भारत आने के लिए आमंत्रित करता हूं। उस समय आपको क्रिकेट के साथ साथ दिवाली की चमक और धूमधाम भी देखने को मिलेगी। इस साल सितंबर में G20 समिट के लिए आपका फिर से भारत में स्वागत करने के लिए मैं बहुत ही उत्साहित हूं। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने श्री अल्बनीज के साथ पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हुए हमले और अलगाववादी गतिविधियों के बारे में भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि वे दोनों देशों के बीच दोस्ताना और मजबूत संबंधों को नुकसान पहुंचाने वाले किसी तत्व को स्वीकार नहीं करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध बहुत व्यापक हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों का परिप्रेक्ष्य केवल हमारे दो देशों तक सीमित नहीं है। यह क्षेत्रीय स्थिरता, शांति और विश्व कल्याण से भी जुड़ा है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री अल्बनीज के साथ हिरोशिमा में क्वाड समिट में हमने इंडो पैसिफिक पर भी चर्चा की। भारत ऑस्ट्रेलिया सहयोग ग्लोबल साउथ की प्रगति में भी लाभकारी हो सकते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय परंपरा जो पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में देखती है, भारत की G20 प्रेसिडेंसी का मूल मंत्र है। प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया के नए वाणिज्य दूतावास खोलने की भी घोषणा की और कहा कि इससे ऑस्ट्रेलिया के व्यापार को भारत के डिजिटल और नवाचार पारिस्थितिकी प्रणाली के साथ जोड़ने में मदद करेगा। आज माइग्रेशन और मोबिलिटी एग्रीमेंट पर साइन हुआ। यह हमारे लिविंग ब्रिज को और मजबूती देगा। जैसे कि मैंने कल घोषणा की थी, लगातार बढ़ते संबंधों की गहनता के लिए हम जल्दी ही ब्रिस्बेन में नया भारतीय कॉन्सुलेट खोलेंगे और जैसे आपने भी बेंगलुरु की घोषणा की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। श्री मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में ऑस्ट्रेलिया में हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं की सुरक्षा नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकता है और गांवों को सुरक्षित रखे जाने के बगैर सीमाओं को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। नई दिल्ली में एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि जीवंत गांवों को विकसित करने से देश की सीमाओं की सुरक्षा को अतिरिक्त बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जीवंत गांव कार्यक्रम की निष्ठा के साथ परिकल्पना की है और संविधान की भावना के अनुरूप प्रत्येक सीमांत गांव को सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि 2014 से प्रधानमंत्री ने सीमांत सुरक्षा ढांचे में सुधार लाने के प्रयास किए हैं और इसके लिए सीमांत गांवों के लिए जन कल्याण योजनाएं शुरू की गई हैं।
गृहमंत्री ने कहा कि ये कार्यक्रम सीमांत गांवों से लोगों के प्रवासन को रोकने के लिए शुरू किया गया है। श्री शाह ने सीमांत जिलों के जिलाधिकारियों से कहा है कि वे पर्यटन, रोजगार सृजन, कृषि, हस्तकला, सहकारिता और प्राथमिक सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए पहल करें ताकि केंद्रीय और राज्य योजनाओं के 100% परिणाम हासिल किए जा सकें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिन की यात्रा पर आज झारखंड जा रही हैं। वे रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का लोकार्पण करेंगी। राष्ट्रपति कल खूंटी में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित 500 से अधिक महिला स्व सहायता समूह के सम्मेलन में शामिल होंगी। वे रांची में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के दूसरे दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति अपने सम्मान में आयोजित एक नागरिक अभिनंदन समारोह में भी हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 3 दिवसीय झारखंड दौरे की सभी तैयारियां रांची, देवघर और खूंटी में पूरी कर ली गई हैं। झारखंड के अपने दूसरे दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सेना के विशेष विमान से देवघर पहुंचेंगी। वे सुबह 8 बजे देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना करेंगी। इसके बाद रांची में शाम 5 बजे राष्ट्रपति झारखंड उच्च न्यायालय के नवनिर्मित ग्रीनफील्ड भवन का उद्घाटन करेंगी। झारखंड उच्च न्यायालय का भवन 165 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। संसदीय कार्य मंत्रालय आज से नई दिल्ली में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला करने जा रहा है। इस कार्यशाला का उद्देश्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडलों को इस प्लेटफॉर्म को अपनाने और सदन की कार्यवाही के संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए प्रोत्साहित करना है। राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत 44 मिशन मोड परियोजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य सभी राज्य विधानमंडलों के कामकाज को डिजिटल हाउस में बदलकर पेपरलेस बनाना है। अब तक 21 राज्य विधानसभाओं ने इस एप्लीकेशन को अपनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने राज्य में 6000 से अधिक अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक कार्यक्रम में कहा कि 31 दिसंबर 2022 तक बनी अवैध कॉलोनियां नियमित कर दी जाएंगी। मकान केवल ईंट और गारे का भवन नहीं होता, वो हमारा पवित्र मंदिर जैसा होता है। हमारा शरीर नहीं, शरीर के साथ साथ हमारी आत्मा भी निवास करती है। हमारे बच्चों के लिए सपनों का घर भी होता है। मकान हमारे बच्चों के लिए स्वर्णिम भविष्य भी होता है। हम ये फैसला कर रहे हैं कि दिसंबर 2022 तक की सारी कॉलोनियां वैध की जाती है। मुख्यमंत्री ने ये भी घोषणा की है कि नगर पालिकाएं और पंचायतें इन कॉलोनियों में सड़क, बिजली, जल और नालियों सहित सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि इन कॉलोनियों के निवासियों से विकास शुल्क की राशि नहीं ली जाएगी। मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की कि शहरी क्षेत्रों में गरीबों और श्रमिकों को 5 रुपये में भोजन प्रदान किया जाएगा। वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने कहा है कि भारत की G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत प्रौद्योगिकी और निवेश कार्य समूह की कल बेंगलुरू में शुरू हुई दूसरी बैठक में भारत द्वारा रखे गए 5 प्रस्तावों का सदस्य देशों और आमंत्रित देशों ने स्वागत किया है। इन प्रस्तावों पर आज चर्चा की जाएगी। ये प्रस्ताव व्यापार दस्तावेजों के डिजिटीकरण के बारे में उच्च स्तरीय सिद्धांतों के संबंध में है। इससे विदेश व्यापार से संबंधित लंबी कागजी कार्रवाई से बचा जा सकेगा। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने पर्यटकों से जम्मू कश्मीर आने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है। श्री चंद्रा ने कहा कि भारत को शूटिंग का पसंदीदा स्थान बनाने के लिए मंत्रालय विदेशी फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहन दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार इस महीने अपने कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे करने जा रही है। आकाशवाणी समाचार इन वर्षों में सरकार की उपलब्धियों के बारे में विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नवगठित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और क्षेत्र में विभिन्न विकास पहल लागू करने के बारे में बताएंगे।
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों का आयोजन किया है। लद्दाख के सांस्कृतिक दलों ने अन्य स्थानों की यात्रा के दौरान लद्दाखी गीतों, नृत्यों और लद्दाख के विभिन्न क्षेत्रों के पारंपरिक परिधान के माध्यम से अनूठे और समृद्ध सांस्कृतिक पहचान का प्रदर्शन किया। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कला, संस्कृति और भाषा अकादमी के उप निदेशक सेवांग पालीजोड़ ने कहा कि हिंदी सरकार के पिछले 9 वर्षों के दौरान एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम आयोजित किए गए। मैं खुद एक फोक आर्टिस्ट हूँ, तो इन्हीं 7-8 साल में हमारे हिंदुस्तान के बहुत सारे जगहों में जाके अपने कल्चर को शो करने का हमें चांस मिला है। तो एक तो हमारा लद्दाख का जो कल्चर का रिचनेस है, तो उसको हमें दूसरी जगहों में जाके उनको शो करने का मौका मिला और उनके कल्चर जानने को भी हमें बहुत सारे मौका मिला है। तो मैं सोचता हूँ ये जो हमारा गवर्नमेंट ने जो कल्चर में इतना इम्पोर्टेंस देके ये कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम रखा है, ये बहुत फायदेमंद हुआ है। लद्दाख से फुनसोंग वांगमू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशि भूषण त्रिपाठी। मौसम विभाग ने कहा है कि इस महीने की 26 तारीख तक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण देश के उत्तर पश्चिम भाग में हल्की बारिश होने की संभावना है। कई इलाकों में आंधी तूफान के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। देश के पश्चिमोत्तर मैदानी भागों में कई स्थानों पर आंधी के साथ वर्षा होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी के कई दक्षिणी भागों, अंडमान सागर और अंडमान निकोबार द्वीपों में अगले 2 दिनों तक मानसून से पहले सुहावना मौसम बना रह सकता है। देश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी इलाकों में भारी वर्षा और आंधी तूफान आने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार असम और मेघालय में आज से अगले 4 दिनों तक आंधी तूफान के साथ हल्की और छिटपुट वर्षा हो सकती है। इस सप्ताह उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री तक गिरावट आ सकती है। तीसरे खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों की शुरुआत कल उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में कबड्डी के साथ हुई। कई विश्वविद्यालयों की 15 टीमों ने इस स्पर्धा में भाग लिया। ये स्पर्धाएं गौतम बुद्ध नगर जिले के शहीद विजय सिंह पथिक स्टेडियम में आयोजित की गई। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 15 रन से हरा दिया है। इससे पहले गुजरात टाइटंस ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। चेन्नई सुपर किंग्स ने 7 विकेट खोकर 172 रन बनाए। प्रतियोगिता के एलिमिनेटर राउंड में आज मुंबई इंडियंस का सामना लखनऊ सुपर जायंट से होगा। ये मैच शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर। धन्यवाद भरत। यूपीएससी परीक्षा में शीर्ष 4 स्थानों पर बेटियों की सफलता सभी अखबारों की पहली सुर्खी है। दैनिक भास्कर लिखता है, सिविल सेवा में इस बार बेटियां बुलंदी पर और हिंदी जिंदाबाद। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, शीर्ष 4 पायदानों पर महिलाओं ने बाजी मारी, इशिता किशोर अव्वल। सिडनी में छाए मोदी, ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने बताया उन्हें बॉस। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। हिंदुस्तान ने भी प्रधानमंत्री मोदी के सिडनी में हुए भव्य स्वागत को अपनी सुर्खी बनाया है। पत्र लिखता है, प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय को संबोधित किया, कहा भारत दुनिया की टैलेंट फैक्ट्री। अमर उजाला के शब्द हैं, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एल्बनीज बोले, पीएम मोदी की लोकप्रियता रॉक स्टार जैसी। उत्तर भारत में भीषण गर्मी से मिल सकती है राहत। बेंगलुरु में कल रात जोरदार बारिश के साथ ओले गिरे। हुबली में तेज हवा के साथ हुई बारिश। जनसत्ता की सुर्खी है। अमर उजाला लिखता है, दिल्ली समेत उत्तर भारत में 3 दिन बारिश के आसार। पश्चिमी विक्षोभ का असर, भीषण गर्मी से मिलेगी राहत। उम्र पूरी कर चुके वाहनों का हो गई सर्वे। दैनिक जागरण की सुर्खी है। पत्र लिखता है, 15 से 20 दिन में शुरू हो जाएगा अभियान। तनाव भरी जिंदगी दिमाग पर डाल रही है बोझ। अकेले में बड़बड़ाने, हमेशा आशंकित रहने से जुड़ी बीमारी तेजी से बढ़ रही है। अमर उजाला की सुर्खी है, समुद्र किनारे 800 साल पुराने जगन्नाथ मंदिर को हेरिटेज लुक देने की तैयारी। राजस्थान पत्रिका की खबर है। सोशल मीडिया के दौर में भी किताबों से लगाव बढ़ रहा। अमेरिका में बीते साल 173 नए बुक स्टॉल खुले। दैनिक भास्कर ने खास शीर्षक से ये खबर प्रकाशित की है। धन्यवाद रवि। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने प्रवासन और हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का लोकार्पण करेंगी।
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में 6,000 से अधिक अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा की। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भारत में हल्की बारिश होने की संभावना व्यक्त की। और तीसरे खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में शुरू। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।